नमस्कार, मैं प्राध्यापक युवराज राजाराम मुळे, श्री सिद्धेश्वर महाविद्यालय माजलगांव, हिंदी विभाग। आज छात्रों में आपके सामने बीए तृतीय वर्ष की प्रतिनिधि मराठी कहानियों में से दूसरी कहानी आपके सामने बता रहा हूं, उसकी समीक्षा आपके सामने कर रहा हूं। पिछली तासिका में हमने पहली कहानी शांति, इसका परिचय देखा था, उस पर चर्चा की थी। अब दूसरी कहानी मुनगे की फलियां, इसके लेखक है यशवंत गोपाल जोशी। शुरू में 2 मिनट में हम लेखक का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यशवंत गोपाल जोशी का जन्म 17 दिसंबर 1901 में हुआ है। कथाकार के रूप में उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की है। इनकी कहानी जो ये है मुनगे की फलियां, जिसे मराठी में हम शेवग्याच्या शेंगा ऐसा कहते हैं, बहुत ही सटीक और उचित कहानी, और ये कहानी समाज को कुछ संदेश देने का काम करती है। यशवंत गोपाल जोशी की अन्य भी कुछ रचनाएं हैं, जिसमें तुळशी पत्र, मायेच्या सावल्या, रेगोट्याचे दैवत, जाई जुई, तरंग जैसे कुछ कहानी संकलन इनके प्रसिद्ध है, तथा पड़साद, होमकुंड, वहिनीच्या बांगड्या ये उपन्यास भी इनके प्रसिद्ध है। श्रीकांत और त्रिदोष जैसे लघु उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। और ऐसे प्रसिद्ध लेखक का निधन 7 नवंबर 1963 को हुआ है। छात्रों, मुनगे की फलियां ये जो कहानी है, इसमें शुरू में हम थोड़ी इसकी कथा की चर्चा करेंगे और अंततः कथानक बताने के बाद इसकी समीक्षा की, या इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला, या शीर्षक की सार्थकता के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आज की तासिका में जरूर करेंगे। यहाँ कुल मिलाकर 5 पात्र हैं। पहला है दामोदर पंत, जो पिताजी हैं। दूसरा श्रीनिवास है, जो दामोदर पंत का बड़ा बेटा है। दूसरा नारायण है, जो उनका मझला बेटा है। और तीसरा अमरुद सबसे छोटा बेटा है। और ये तारका जो है इनकी बेटी है। छठा पात्र है दामोदर पंत की पत्नी। लेकिन दामोदर पंत की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है, इस कारण इसका ज्यादा मात्रा में चर्चा इसकी इस कहानी में नहीं आई है। कहानी की कथा कुछ इस प्रकार है कि दामोदर पंत जो है बहुत ही वैसे पुराने जमाने की ये कहानी होने के कारण दामोदर पंत को 3 बेटे और 1 लड़की, और एक लड़की है दूसरी भी, लेकिन उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। इस कारण इसका ज्यादा चित्रण दूसरी बेटी का इस कहानी में नहीं आया। अब परिवार में 4 सदस्य रह रहे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। धीरे धीरे ये बच्चे जो है बड़े होने लगते हैं, और जब दामोदर पंत की पत्नी थी तब श्रीनिवास की शादी हो चुकी थी। श्रीनिवास सबसे बड़ा भाई होने के कारण उनकी शादी होने के पश्चात दामोदर पंत की पत्नी गुजर चुकी है। पत्नी के जाने के पश्चात और श्रीनिवास की शादी होने के पश्चात लेखक इस कहानी में लिखते हैं कि दामोदर पंत की कुल 50,000 रुपए की स्टेट थी। और पैसों की बात जहां आती है, वहां आदमियत कम हो जाती है। ऐसी कुछ
सीख इस कहानी के जरिए शायद हमें मिल रही है, या पैसा आदमियत से थोड़ा दूर नहीं जा रहा है क्या, वो प्रश्न भी इस कहानी के जरिए उठाया गया है। अब दामोदर पंत की 50,000 रुपए की स्टेट है, परंतु इस स्टेट को लेकर परिवार में विभाजन भविष्य में होता है। श्रीनिवास, नारायण और अमृत तीनों भाई बाद में दामोदर पंत अपनी पत्नी चले जाने के बाद नारायण और अमृत की शादी बनाते हैं। अपने दोनों भाइयों की शादी में तारका जो उनकी बेटी है वह सज धज कर, उसका स्वभाव नटखट है, आयु से छोटी है सबसे, इसलिए अपने बड़े भाइयों की शादी में वह सज धज कर जाती है और अलग अलग सपने संजोए रखती है। लेकिन भाग्यवश उनके भाइयों की शादी होने के बाद उनके वे सारे सपने, जैसे हम कहते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। अब तारका छोटी जब थी, इसके कुछ प्रसंग भी लेखक ने यहां बताया है कि तारका बहुत हठीली स्वभाव की है। एक प्रसंग लेखक ने कहानी में इस प्रकार बताया है कि तारका जब छोटी थी तो वह अपने पिताजी को बाल बनाने के लिए भी बताती थी, क्योंकि उनकी माँ हमेशा उनके बाल गूंथने का काम करती थी। एक दिन लाड़ प्यार से तारका ने अपने पिताजी को भी कहा कि पिताजी आज आप मेरी बेली गूंथो, और पिताजी ने भी प्यार से उनकी बेली गूंथने का काम किया है। मतलब इस प्रसंग से ये बताया गया है बच्चों कि बेटे और माता पिता में किस प्रकार का प्रेम का माहौल या वातावरण रहता है, एक चर्चा इस कहानी के जरिए आती है। परंतु यही हठीली स्वभाव की तारका बाद में धीरे धीरे अपने घरेलू माहौल के कारण उनके स्वभाव में भी थोड़ा सा परिवर्तन आया हुआ कहानी के अंत में दिखाई देता है। अब नारायण और अमृत की भी शादी होने के पश्चात तीनों भाई जब एक साथ रहते हैं तो परिवार में धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगता है, और ये संघर्ष एक दिन उच्च कोटि पर पहुंच जाता है, और उसी पश्चात उसी दरमियान दामोदर पंत का भी निधन हो जाता है। लेकिन दामोदर पंत अपना वसीयतनामा ठीक करके गए थे। जो 50,000 रुपए की स्टेट थी और कुछ गहने थे घर में, उनकी सारी वसीयतनामा लिख कर गए, चले गए थे। परंतु दामोदर पंत चले जाने के बाद इन तीनों भाइयों में जो संघर्ष पैदा होता है और वे तीनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। अब दामोदर पंत तो चले गए, लेकिन उनके जो चाचा जी थे, दामोदर पंत के भाई, यानी श्रीनिवास, नारायण और अमृत के काका जी और काकी, ये उनके परिवार का बंटवारा करके देते हैं, और जो 50,000 रुपए की स्टेट थी उनका बंटवारा करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। भाग्यवश जो पैतृक घर था वह बड़े बेटे श्रीनिवास को मिलता है, और मझला बेटा और छोटा बेटा नारायण और अमृत कुछ नगद पैसे लेकर वे अपना पैतृक घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर किराए से रहते हैं। परंतु उसके पहले भी एक बात लेखक ने यहाँ चर्चा की है कि घर में कुछ जो गहने थे, वह गहने हर एक की पत्नी, यानी नारायण हो, अमृत हो या श्रीनिवास हो, उनकी हर एक की पत्नी ये गहने जो है वो गहने छिपाकर रखने का काम करती थी, ताकि हमारे बंटवारे में वो ज्यादा आ गए। यानी स्वार्थ की भावना जो है, इस स्वार्थ की भावना को भी यहाँ इस कहानी के जरिए लेखक ने प्रस्तुत किया है। पैसा जहां है वहां स्वार्थ जरूर है, इस प्रकार की सीख भी इस कहानी के जरिए मिलती है। अब ये तीनों भाई अलग हो गए, लेकिन अलग होते समय तीनों भाइयों ने एक फैसला किया है कि तारका की अभी तक तो शादी नहीं हुई है, लेकिन तारका का हर है, और पैतृक अधिकार से काका और काकी निर्णय लेती है कि यह तारका जो है बड़े भाई श्रीनिवास के पास रहेगी।
श्रीनिवास तो शर्त कबूल करता है, लेकिन वह भी एक शर्त डालता है तारका के लिए। वो शर्त इतनी कड़ी है कि ऐसी शर्त पारिवारिक विघटन के काम करती है शायद इसलिए, परंतु श्रीनिवास ये शर्त अपने चाचा चाची के सामने रखता है कि वह कहता है कि जब तक तारका की शादी नहीं होगी तब तक तारका अपने दोनों भाइयों के घर नहीं जाएगी, या उन्हें वह रास्ते में मिल भी गई तो बात नहीं करेगी। लेखक यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। इन्होंने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि अगर 3 बच्चों वाली मां को काल कहे कि मां आप में से या तीनों में से मैं किसी एक बच्चे की जान लेना चाहता हूं, मां तुम ही बताओ आप किसकी जान देना पसंद करोगे, तो बेचारी मां क्या कहेगी। इसी प्रकार तारका की अवस्था यहां हो गई है कि तारका श्रीनिवास के पास रहती तो है, लेकिन अपने दोनों भाइयों का मुंह भी नहीं देखना है, इतना ही नहीं बात भी नहीं करना है और उनके घर कभी मिलने के लिए नहीं जाना है। इस प्रकार की शर्त तारका के लिए डाली है, परंतु तारका ये शर्त मंजूर करती है और बड़े भाई श्रीनिवास के घर में वह रहती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन तारका के घर के सामने एक मुनगे की फलियों का पेड़ उनके पिताजी ने लगाया, जिसको अब फलियां आ गई है। और एक दिन सुबह सुबह उठकर तारका उस आंगन में, अपने घर के सामने आंगन में मुनगे की फलियां तोड़ने लगी है। जब ये फलियां तोड़ते हुए श्रीनिवास की पत्नी देखती है तो बाहर आती है और तारका को कड़े स्वर सुनाती है और कहती है कि तारका, इस पेड़ की फलियां क्यों तोड़ रही हो? कल तो मुझे उसमें से कुछ फलियां अपने मायके पहुंचाना है। लेकिन तारका की बड़ी हठीली स्वभाव की, वह कहती है कि धत, ये पेड़ तो मेरे पिताजी ने लगाया है, तुम्हारा कहाँ का अधिकार बनता है इस पेड़ पर? मैं ये फलियां तोड़कर मेरे चाची के लिए लेकर जा रही हूं। वह समझाती भी है उसकी पत्नी श्रीनिवास की मत तोड़ो फलियां, फिर भी तारका तोड़ती है और वह अपने भाई का डर दिखाती, देखने दो, तुम्हारे भाई आने दो श्रीनिवास, मैं बताऊंगी जरूर। वो कहती बताओ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। और मुनगे की कुछ फलियां तोड़ती है, जिसको हम मराठी में शेवग्याच्या शेंगा कहते हैं, और वो लेकर अपने चाची के पास चली जाती है और चाची का दरवाजा खटखटाती है और चाची के घर में जाकर कहती कि चाची, मैंने आपके लिए हमारे घर से मुनगे की फलियां लाई है, इसकी सब्जी आप बनाओ। चाची भी वो सब फलियां ले लेती है और पहले तो उसे कहती कि बेटी क्यों लाई, तुम्हारे घर में मैं बाजार से भी फलियां ला सकती थी और उसकी सब्जी बना सकती थी। लेकिन तारका उन्हें समझाती है, छोटी है फिर भी, कि चाची वो तो बाजार की फलियां है और आपने घर की फलियां और बाजार की फलियों की सब्जी खाने में बड़ा अंतर है। ये बात वो अपनी चाची को भी समझाती है और वो अपने चाची को फलियां दे देती है। कुछ चर्चा उनमें चल रही है, उसी दरमियान वहां रास्ते से, चाची के घर के सामने से मझला बेटा जो है नारायण गुजर रहा था और नारायण को लगता है कि क्यों ना जरा जाते जाते चाची से मिलकर चले जाएंगे, इसलिए वह चाची के घर में अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करता है तो अंदर देखता है कि तारका बैठी हुई है। तारका भी देखती है कि मेरा भाई नारायण यहाँ आया है। भाई की शर्त तो है बड़े भाई श्रीनिवास की कि दोनों भाइयों से बात भी नहीं करना है, उनका मुंह भी नहीं देखना है शादी होने तक। परंतु अब तारका का मन जो है रह नहीं जाता, उनका दिल पसीज जाता है, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं अपने भाई को देखते ही। पारिवारिकता की बात, अपनेपन की बात, प्रेम की बात क्या होती है, इस घटना से यशवंत गोपाल जोशी ने हमें समझाया। और तारका अपने भाई को देखती उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और चाची को कहती कि चाची, इनमें से आधी फलियां तुम रखो और आधी मैं मेरे भाई नारायण को देती हूँ। चाची भी उनकी बात मान लेती है
और आधी फलियां नारायण को दे देती है। दूसरी घटना लेखक ने इस कहानी में ये बताई कि उसी दरमियान उस रास्ते से छोटा भाई अमृत गुजर रहा है और अमृत भी सोचता है कि क्यों ना जाते जाते चाची जैसे मिलकर जाए, और वह चाची के घर में वह भी प्रवेश करता है। वही पहले जैसा माहौल यहाँ पर भी घटित होता है। जब तारका अपने भाई अमृत को देखती है तो भी उनका दिल पसीज जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, और फिर वो चाची को विनती करती कि चाची इनमें से आधी फलियां मैं अमृत भाई को देती हूँ और आधी नारायण भाई को देती हूँ, और कल या परसों आपको कुछ दूसरी फलियां लाकर मैं अपने घर से दे दूंगी। चाची भी उनकी बात मान लेती है और कहती कि हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं बाजार से फलियां लाकर सब्जी बनाऊंगी। ये दोनों भाई यहाँ पर रुके हुए हैं और तीसरी घटना यहाँ पर लेखक चर्चा करते हैं कि उनका बड़ा भाई श्रीनिवास भी उसी रास्ते से गुजर रहा है घर के सामने से। उनका भी दिल या मन आज करता है कि क्यों आज चाची से मिलकर चले जाए। इसलिए बड़ा भाई श्रीनिवास भी चाची के घर में प्रवेश करता है। जैसे ही बड़ा भाई श्रीनिवास चाची के घर में आता है और तारका जब श्रीनिवास को देखती है तो देखते ही वो रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। उसे डर लगता है। क्यों? क्योंकि शर्त तो उन्होंने तोड़ दी है। कौन सी शर्त? कि शादी होने तक दोनों भाइयों का मुंह नहीं देखना है या उनसे बात नहीं करना है। अब उन्होंने भाई को बिना बताए ये शर्त तोड़ दी है, इसलिए उन्हें डर लगता है कि अब श्रीनिवास तो मेरा बड़ा भाई शायद मुझे घर से निकालेगा और मुझे घर में रहने नहीं देगा। मैं कहाँ रहूंगी, अभी मैं अकेली हो जाऊंगी। ये डर है तारका को और वो जोर जोर से रोने लगती है। परंतु श्रीनिवास भी कोई पत्थर दिल का आदमी नहीं है बच्चों। तारका की रुलावट या रोना देखकर श्रीनिवास का भी दिल पसीज जाता है और श्रीनिवास यहाँ तारका के पास जाकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है कि क्यों रो रही हो तारका? तो तारका फिर कहती है कि मैंने आपको कहा ना कि मैंने आपकी शर्त तो तोड़ दी है और अब मुझे आप घर में नहीं रखेंगे, मुझे घर से बाहर निकालेंगे और शायद ये सारा घटना या ये मैंने करने के कारण ये सारा मैं रो रही हूं। परंतु ये जो सारी चर्चा है इस कहानी को लेकर, उसमें तारका रोती है, फिर भी श्रीनिवास पत्थर दिल श्रीनिवास पसीज जाता है और उसे समझाता है कि बेटा मैं भी आपका भाई हूं, मैं आपको कोई घर से बाहर नहीं निकालूंगा और जरूर मैं आपकी बात मानूंगा। और ये कहते ही तारका हंस लेती है, खुशी से उसका दिल भर जाता है और अपने भाभी को कहती है, माफ कीजिएगा चाची को कहती कि चाची आज मुनगे की फलियों की सब्जी बनाएंगे और हम सारे लोग मिलकर खाएंगे। तो चाची कहती थी ठीक है बेटा, हम यही हमारे घर में सब्जी बनाएंगे और सारे लोग मिलकर यही खाना खाएंगे। लेकिन तारका कहती कि नहीं चाची, आज सब्जी मुनगे की फलियों की बनेगी परंतु हमारे घर में बनेगी और सारे लोग वही जो मुनगे की फलियां तारका ने तोड़ दी थी वो सारी फलियां लेकर सारे लोग श्रीनिवास के पैतृक घर में चले जाते हैं और वहां जाकर मुनगे की फलियों की सब्जियां बनाते हैं और चावल बनाकर मुनगे की फलियों के साथ खाया जाता है। यानी सारा परिवार का एकत्रीकरण जो है वो मुनगे की फलियों ने किया है। ऐसी सीख इस कहानी के जरिए मिलती है और अंततः एक ही वाक्य इस कहानी के जरिए लेकर प्रस्तुत करते हैं। वो वाक्य ये है कि पगली की बात सभी ने मान ली। यानी तारका नटखट है, छोटी है, पगली है, परंतु परिवार को जोड़ने का काम इस कहानी के जरिए तारका ने किया है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में वैज्ञानिकरण और तंत्र ज्ञान की तरक्की जो हो रही है, लेकिन आदमी से टूटता जा रहा है। ये पारिवारिक विघटन की समस्या जो है, ये समस्या इस कहानी के जरिए इस कहानी के लेखक ने चित्रित की है बच्चों। कहा जाए तो इस कहानी पर बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। ये तो कथानक मैंने बताया, परंतु कहानी की समीक्षा जो है इस कहानी की हर घटना में कोई ना कोई दर्द छिपा हुआ है और परिवार को जोड़ने की बात हर घटना से इस कहानी से की गई है। मुनगे की फलियां
इस कहानी का प्रतीक है जो परिवार को जोड़ने का काम करती है। इसलिए कहानी को जो शीर्षक दिया है मुनगे की फलिया, ये फलिया ही तीनों भाई जो अलग हुए थे उन तीनों अलग भाइयों को एकत्र लाने का काम या जोड़ने का काम, पारिवारिक संतुलन रखने का काम इन फलियों ने किया है और तारका इसकी साक्षीदार है। इसलिए अंततः तारका इस कहानी में मुझे लगता है कि श्रेष्ठ हो जाती है और जो परिवार को इकट्ठा करती है, जोड़ने का काम करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं समाज में कि पैसा आदमी को किस प्रकार की मानसिकता को लेकर उसका परिवर्तन कर रहा है, और पैसा जहां पर है या संपत्ति जहां पर है वहां आदमियत या मानसिकता जो है वह कम होती जा रही है। इस आदमियत की मानसिकता को बदलने की वृत्ति इस कहानी में है बच्चों। इसलिए इस कहानी में या इस कहानी को मुनगे की फलिया ये शीर्षक दिया गया है। मुनगे की फलिया परिवार को जोड़ने का काम करती है। विज्ञान और तंत्रज्ञान बहुत प्रगत हो गया, परंतु मानव से अलग होता जा रहा है। ये जो चिंता है, ये चिंता इस कहानी के जरिए लेखक ने उठाने का प्रयास किया है। और पारिवारिक विघटन आज तो 21वीं सदी में ज्यादा बढ़ रहा है। हम दो हमारे दो, ये जो संकल्पना आ गई है, परिवार में माता पिता भी अपने पास न हो, ये संकल्पना नहीं और बढ़ती जा रही है। भाई अलग होते जा रहे हैं, शादियों तक एक साथ रहते हैं, लेकिन शादी के बाद क्यों पता नहीं भाई का नहीं रह जाता, बदल जाते सब लोग। और पैसा ही क्या सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये भी बात इस कहानी से उठाई है। परंतु जहां मानवता है वहां ही प्रेम काम आ जाता है, जहां मानवता नहीं हुआ प्रेम कुछ काम का नहीं है। इस प्रकार की चर्चा इस कहानी को लेकर लेखक ने की है। इसलिए बच्चों, मुनगे की फलियों को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं, ढेर सारी चर्चा इस कहानी को लेकर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय अभाव के कारण और भी चर्चा इस कहानी को लेकर अगली तासिका में हम जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी और इसका कथानक आपको पसंद आया होगा। अगली तासिका में जरूर इसके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।